नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट और हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को तेज़ तर्रार और फराटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। हमने अलग-अलग विषय की क्लासेस ली हैं और आज हम हरियाणा जीके को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा जीके की क्लास लेंगे। हमने हरियाणा जीके का इंट्रो पढ़ लिया था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था, अलग-अलग कालों का विभाजन पढ़ लिया था। आज हम ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल को वैदिक काल भी कहा जाता है। इसको वैदिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी काल में वेदों की रचना की गई थी। हमारे वेद 4 हैं और चारों वेदों की रचना वैदिक काल में की गई थी। इस ऐतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यानी कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में जितनी हमारी सभ्यता थी उसका विकास हुआ, उत्तर वैदिक काल में जो सभ्यता थी उसका विकास कैसे हुआ, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए वैदिक काल। वैदिक काल का समय कितना है? 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक है। 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक है। इसके अंदर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। ये पूर्व वैदिक सभ्यता का विकास है। एक सभ्यता का विकास हुआ जिसमें जिस व्यक्तियों को आर्य कहा जाता था। आज भी कुछ लोग अपने सरनेम के साथ आर्य लगाते हैं, तो वो उस समय के व्यक्तियों के अनुसार ही लगाते हैं। इस सभ्यता के अंदर जो इस सभ्यता के मूल निवासी थे, उनको आर्य कहा जाता था। जो हमारे भारत के निवासी हैं, वो कहते हैं कि हम यहीं जन्मे थे, आर्य यहीं के हैं, लेकिन एक डॉक्टर मैक्स मूलर है, इन्होंने कहा था कि आर्य भारत में नहीं जन्मे, ये मध्य एशिया से आकर यहाँ बसे थे। आर्य सभ्यता का विकास कैसे हुआ, इस बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए वैदिक काल। वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक है। इसको पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। इसमें वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था और उस वैदिक सभ्यता के मूल निवासी आर्य थे। इसमें सबसे पहले देखिए कौन से वेद की रचना हुई? इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसकी रचना हुई थी? वेदों की रचना हुई थी। वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। इस पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी और जो उत्तर वैदिक काल था उसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और लोहे की खोज हुई थी। देखिए, वैदिक सभ्यता में जो परिवार की इकाई थी वो कुटुंब थी, मतलब छोटे-छोटे परिवारों में लोग रहते थे, गाय का पालन करते थे और ये सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। जो आर्य थे, जो वैदिक सभ्यता थी उसके बारे में देखिए, आर्य कहा जाता था, गोधन मुख्य संपत्ति हुआ करती थी, पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। पशुपालन क्या था? मुख्य व्यवसाय था। उनकी सारी संपत्ति गौ को ही माना जाता था। जो गाय है उसको ही आर्यों की संपत्ति माना जाता था। वैदिक काल में क्या किया जाता था? जिसके पास सबसे अधिक गायें होती हैं, जिसके पास सबसे अधिक गायें होती हैं उसको सबसे ज़्यादा धनी माना जाता था। इसीलिए पशुपालन मुख्य व्यवसाय था और यहाँ की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी सभ्यता नहीं थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, तो ये वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, गाय का मुख्य रूप से पालन करते थे, गाय को ही संपत्ति माना जाता था। वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में जो मूल्य होते हैं, मूल्य की इकाई निष्क होती थी। निष्क मूल्य की इकाई होती थी। गेहूं को गोधूमा कहा जाता था। गेहूं को क्या कहा जाता था? गेहूं को गोधूमा कहा जाता था और जो कर दिया जाता था उसको बलि कहा जाता था और तांबा धातु का इस समय प्रयोग किया जाता था सबसे पहले। और इनका फेवरेट पशु कौन सा था? पालन तो ये गाय का करते थे, संपत्ति तो ये थी, लेकिन इनको कुछ हद तक घोड़ा भी पसंद था। यहाँ पूर्व वैदिक काल से जब आगे जाते हैं हम 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, तो यहाँ पर लोहे का विकास हुआ था। देखिए एक स्टोरी के माध्यम से सुनते हैं। सबसे पहले आर्य आए थे, आर्य आकर बसे थे, ऐसा माना जाता है। भारत के लोग कहते हैं कि आर्य यहीं के मूल निवासी हैं। आर्यों की सभ्यता में सबसे पहले गो पालन किया जाता था। गो के माध्यम से अपनी संपत्ति का अर्जन किया जाता था। खान-पान, रहन-सहन ग्रामीण सभ्यता के आधार पर होता था और जो महिला है और पुरुष हैं, उन दोनों की स्थिति बिल्कुल समान थी। दोनों को क्या माना जाता था? दोनों को इक्वल माना जाता था। दोनों की परिवार में स्थिति समान होती थी, लेकिन समाज पुरुष प्रधान था, परंतु महिलाओं की स्थिति भी कम नहीं थी। महिलाओं को भी सभाएँ
होती थी उनमें आमंत्रित किया जाता था, उनके विचार लिए जाते थे और समय-समय पर सभाएँ आमंत्रित की जाती थी, सभा और समिति इसके अंतर्गत आमंत्रित की जाती थी और किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं था और वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित होती थी। जैसे वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित होती थी, ऐसा माना जाता है एक बाहुबली पुरुष था, महाबली पुरुष था और उससे उसी से ही ये चारों वर्णों की व्यवस्था का विकास हुआ है। जैसे माना जाता है कि उसके सर से ब्राह्मण पैदा हुए, उसके कंधों से क्षत्रिय पैदा हुए और उसके पेट से ऐसा माना जाता है कि वैश्य हुए और उसके पैरों से शूद्रों की रचना हुई, ऐसा माना जाता है। फिर इन्होंने अलग-अलग काम किए। शुरू में जो वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित थे। वर्ण व्यवस्था पर कैसे आधारित थे? ब्राह्मण थे, वो क्या करते थे? अपना ज्ञान देते थे, जो वैश्य होते थे वो व्यापार करते थे, जो क्षत्रिय होते थे वो रक्षा करने का कार्य करते थे और जो शूद्र होते थे, जो गायें रखते थे, उन गायों की सेवा करते थे, वहाँ साफ-सफाई करने का कार्य उन्हीं का होता था। लेकिन जैसे-जैसे समय का विकास हुआ, इन सबसे खराब स्थिति क्या है? लोहे के विकास ने स्थिति को खराब किया। पहले क्या होता था, अपनी गायों को चराते यहाँ चरा लिया, फिर आगे कृषि की, उसके बाद आगे चले गए, उसके बाद आगे चले गए, अलग-अलग जगह पर कृषि की जाती थी और इस कृषि के माध्यम से ही अपनी जीविका का पालन किया जाता था। गोपालन किया जाता था, कृषि व्यवस्था थी उसका विकास हुआ था। धीरे-धीरे सबसे पहले गोपालन और फिर कृषि व्यवस्था शुरू हुई। जैसे-जैसे कृषि व्यवस्था शुरू हुई, जगह-जगह पर कृषि ज़मीन साफ करके कृषि की जाने लगी और ऐसे ही एक दिन गाय चराते-चराते किसी को लोहे का एक स्तंभ मिल गया था। लोहे के एक टीले से एक तो लोहे की खोज हो गई थी और लोहे की खोज से फिर अलग-अलग औज़ार बनाए और कृषि का विस्तार होता चला गया और जो जिसके पास जितनी जितनी ज़्यादा कृषि होने लगी, वो ज़्यादा अमीर होने लगा और इस अमीरी की व्यवस्था ने क्षत्रियों की और शूद्रों की स्थिति को बहुत हद तक गिरा दिया। राजाओं को जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होती थी, वो राजा होता था, जो उसका मुख्य हेड होता था अपनी संपत्ति का। ऐसे कुटुंब का विकास होता था। तो सबसे खराब स्थिति पहले समान स्थिति थी सभी की, पुरुष प्रधान समाज था, महिलाओं की स्थिति भी समान थी। लेकिन जैसे ही लोहे का विकास हुआ सब हालात बदल गए, क्षत्रियों की स्थिति निम्न स्तर पर आ गई। सब मतलब लोहे ने मानव सभ्यता की ऐसी दुर्गति की थी मान लीजिए कि बिल्कुल मार-धाड़ मच गई थी। ऐसे सब अलग-अलग जगहों पर अपना कृषि विस्तार करने लगे थे। तो इससे पहले जीवन अच्छा था, फिर जीवन का एक बहुत निम्न स्तर आया और धीरे-धीरे ऐसा कहा जाता है कि ये सभ्यता खत्म हो गई या मतलब खत्म नहीं हुई, धीरे-धीरे इस सभ्यता का भी पतन होता चला गया था। तो ऋग्वैदिक काल सबसे पहले वैदिक काल की रचना हुई जिसको ऋग्वैदिक काल क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है ऋग्वैदिक काल क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। गेहूँ को गोधूमा कहा जाता था, मूल्य की इकाई निष्क होती थी, कर को बलि कहा जाता था और तांबा धातु मुख्य होती थी और ऐसा भी होता था इस सभ्यता में गाय की चोरी कर ली जाती थी और गाय की चोरी करने वाले को फणी कहा जाता था और जो महिलाओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता थी पूर्व वैदिक काल तक वो शादी करें या ना करें या जीवन पढ़ें उनको जो क्षत्रिय शादी नहीं करती थी उसको आमाजु कहा जाता था जो लड़की मतलब शादी नहीं करती थी उसको आमाजु कहा जाता था और कुटुंब मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता की सामाजिक इकाई थी कुटुंब में ही रहा करते थे तो हमने देखा कि वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व था इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है ऋग्वैदिक काल क्यों कहा जाता है क्योंकि इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी गेहूं को गोधूमा मूल्य की इकाई निष्क थी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कर को बलि कहा जाता था तांबा धातु का विकास हुआ था उसके बाद है उत्तर वैदिक काल सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद इनकी रचना हुई थी अथर्ववेद की रचना हुई थी लोहे की खोज हो गई थी मैंने बताया कि स्थिति में बिल्कुल ही परिवर्तन होता चला गया था और ये गोधन मुख्य धन था पशुपालन मुख्य संपत्ति थी ग्रामीण सभ्यता थी धीरे-धीरे कृषि का जैसे-जैसे विस्तार होता चला गया, ये सभ्यता भी पतन की ओर अग्रसर होती चली गई थी। अब कुछ मेन मुख्य पॉइंट्स हैं, उनको पढ़ते हैं। हमने वैदिक काल को पढ़ा, पूर्व और उत्तर वैदिक काल की स्थितियाँ कैसे परिवर्तित हुई, इस बारे में हमने डिस्कस किया। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऋग्वेद काल में
हरियाणा को ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? रज हरियाणी, रज हरियाणे कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएगा कि कौन किस वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा जाता है? तो ऋग्वेद में, रहस्य ऋग्वेद रहस्य रज हरियाणे, याद रखिए ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा जाता है। सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश जो वैदिक सभ्यता में जो आर्य थे वो हरियाणा के पेहवा में, कहाँ पर सबसे पहले कहाँ आए थे? पेहवा में, कुरुक्षेत्र में सबसे पहले आकर बसे थे आर्य। ऐसा पूछ लिया जाएगा कि हरियाणा में आर्य कब कहाँ आए थे? हरियाणा में आर्य सप्त सिंधु प्रदेश यानी हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र है पेवा, वहां पर आकर बसे थे, कुरुक्षेत्र के पेवा में आकर बसे थे। कुछ और पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कीजिए। देखिए सबसे पहले ऋग्वेद काल है, ऋग्वेद काल में मुख्य है दशराज युद्ध। दशराज युद्ध मतलब 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था और एक राजा थे सुदाश। ये भरत वंश के अंतिम राजा थे, ये भरत वंश के अंतिम राजा थे और 10 राजाओं के बीच युद्ध लड़ा गया था। इसमें एक विश्वामित्र भी मुख्य था, इन 10 राजाओं में विश्वामित्र भी मुख्य था। और इन 10 राज युद्ध में जो सुदाश था वो जीत गया था, सुदाश की विजय हुई थी, सुदाश जीत गया था। इस 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद काल में मिलता है। ये पुरुषणी नदी के किनारे पर हुआ था। कौन सी नदी के किनारे पर हुआ था? पुरुषणी नदी के किनारे पर हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 10 राज युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? 10 राज युद्ध 10 राजाओं और राजा सुदाश के बीच लड़ा गया था, सुदाश की विजय हुई थी। ये पुरुषणी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। विश्वामित्र 10 राजाओं में मुख्य था। उसके बाद देखिए सुदाश वंश का अंतिम महान शासक है, भरत वंश का अंतिम महान शासक है। और उसके बाद हमने पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक को डिस्कस कर लिया है। हम उसके बाद देखते हैं कि आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है, ऐसा किसने कहा है? आर्य की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है, ऐसा डॉक्टर मैक्स मूलर ने कहा है। किसने कहा है? मैक्स मूलर ने कहा है। आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है, मतलब मध्य एशिया से आकर आर्य यहाँ बसे हैं, ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर मैक्स मूलर ने कहा है। ऐसा इसने क्यों कहा है? डॉक्टर मैक्स मूलर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मध्य एशिया में जो चट्टानें वगैरह थी वहां पर जो चित्रात्मक और जो लिपियात्मक रूप से लिखे गए थे ना, जो प्रतीक चिन्ह थे उसके साथ कुछ जो देवताओं की मूर्ति वगैरह थी, तो वही देवताओं की मूर्तियां और चिन्ह वगैरह और वो वही जो लिखावट है जो हस्त लिपि से लिखे गए थे वहां पर वो अवशेष और हमारे यहाँ के जो प्राप्त हुए हैं वो इनसे मैच खा रहे हैं, इनसे मेल हो रहा है उनका। इसलिए डॉक्टर मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है, आर्य मूल निवासी भारत के नहीं है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा मैक्स मूलर ने कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कीजिए। वैदिक सभ्यता हमने पढ़ा है। और मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहा जाता था? मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहा जाता था? मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मव्रत, ब्रह्मव्रत कहा जाता था, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में रज हरियाणे और मनुस्मृति में ब्रह्मव्रत कहा जाता था। मनुस्मृति में क्या कहा जाता था? मनुस्मृति में ब्रह्मव्रत कहा जाता था। अलग अलग नाम है कि इसको हरियाणा ये नाम किसने दिया, हरियाणा का ये नाम किसने दिया। तो आज मेन 2 याद रखिए, बिल्कुल पक्के याद रखिए। जो ब्रह्मव्रत है वो मनुस्मृति में कहा गया है और जो रज हरियाणे है वो ऋग्वेद में कहा गया है। रज हरियाणे किस में कहा गया है? रज हरियाणे ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी। जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। और ये कौन से मंडल से लिया गया है? तीसरे मंडल से लिया गया है, तीसरे मंडल से लिया गया। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और जो 9 मंडल हैं उनको सोमवेद सोम मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोम मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और जो पहले 9 मंडल हैं उनको सोम मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद से ही हमने गायत्री मंत्र और अस्तो मां सद्गम्य ये वाक्य है, ये ऋग्वेद से ही लिया है। और ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना किसने की है? ये एक ऋषि हुआ करते थे विश्वामित्र, उन्होंने की है, विश्वामित्र ने की है।
और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया ये भी बताइए। सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद, मंडूको उपनिषद से लिया गया है, मंडूको उपनिषद से लिया गया है। मंडूको उपनिषद कहाँ से लिया गया है? मंडूको उपनिषद से लिया गया है, मंडूको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। उसके बाद देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वैदिक सभ्यता के, इनको याद रखिए। जो अविवाहित लड़की होती थी, अविवाहित अविवाहित लड़की होती थी, उसको क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। और जो अपनी मतलब उम्र भर के लिए पढ़ती थी, अब मतलब जब तक उसका मन करे तब तक अपनी पढ़ाई करती थी, अपने ज्ञान का निर्माण करती थी, उसको कहा जाता था ब्रह्मवादिनी। उसको क्या कहा जाता था? ब्रह्मवादिनी। जो पढ़ाई करती थी उसको क्या कहा जाता था? उसको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। मैंने बताया था कि वैदिक काल में जो पुरुष प्रधान समाज था, पुरुष प्रधान समाज था, और जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं उनकी स्थिति बिल्कुल इक्वल थी, समान थी, उनमें कोई अंतर नहीं था। महिलाओं को भी समान दर्जा दिया जाता था, उनको भी सभा और समितियों में बुलाया जाता था। सभा और समितियों में वो भी अपने विचार रखने के लिए जाया करती थी। हम देखिए ऋग्वेद में वेदों की संख्या कितनी है? वेद है 4। वेद कितने हैं? वेद है 4। और पुराण है 18। पुराण है 18 और उपनिषद है 108। और जो वेदांग हैं, वेदों के अंग हैं, वो है 16। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। वेदों की संख्या कितनी है? वेद 4 है, वेदांग 16 है, पुराण 18 है और उपनिषद 108 उपनिषद हैं। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मंडूको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद वो होते हैं जो हमारे वेद हैं उनको सरल भाषा में हमारे उस वेदों के उस ज्ञान को सरल भाषा में, जो लौकिक भाषा है उसके अंदर प्रस्तुत करते हैं, ताकि जो लौकिक हैं, मतलब जो आम व्यक्ति हैं वो भी उसको समझ सके, उस ज्ञान को सीख सके, उनको समझ में आ सके। क्योंकि संस्कृत में लिखे गए हैं वेद तो, लेकिन वो वैदिक है, लौकिक नहीं है। लौकिक भाषा में उपनिषदों की रचना की गई है। उपनिषदों की रचना इसलिए की गई है ताकि उनको आसान बनाया जा सके। क्या किया जा सके? उनको आसान बनाया जा सके। और वेदांग 16 नहीं, वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांग कितने हैं? वेदांगों की संख्या 6 है, वेदांग 6 हैं। वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं, पुराण 18 हैं और उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। अविवाहित स्त्री को मैंने बताया अमाजु कहा जाता था, अमाजु कहा जाता था। और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? आर्यों का देवता था इंद्र। पहला देवता था इंद्र और दूसरा देवता था अग्नि देवता। और ये किस रस का पान करते थे? ये सोमरस पीते थे। पेय पदार्थ सबसे फेवरेट इनका क्या था? सोमरस था। सोमरस पेय पदार्थ। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, मैंने बता दिया। और ऋग्वेद में सरस्वती सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी। सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। उपनिषदों को हिंदू दर्शन कहा जाता था। जो ये उपनिषद हैं इनको हिंदू दर्शन कहा जाता है। हिंदू दर्शन कहा जाता है उपनिषदों को हिंदू दर्शन कहा जाता है। और गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। तो हमने जितने भी वैदिक काल में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हरियाणा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने सारे डिस्कस किए हैं। और अब हम इसके कुछ PYQs देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं, वो आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं टॉपिक वाइज करा रही हूँ, बिल्कुल मेन ज्यादा लेंथी भी नहीं है, टू द पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है।
क्वेश्चन सुनिए, ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यता आती है? ऐतिहासिक काल हमने अभी पढ़ा, इसमें कौन सी सभ्यता आती है? इसमें वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में कौन है? आर्यों के बारे में बताया गया है। आर्यों के बारे में बताया गया है, आर्यों की जानकारी मिलती है, वो कैसे उनका रहन सहन था, कैसे अपना जीवन यापन करते थे, क्या उनका व्यवसाय था, इस बारे में हमने अभी पढ़ाई की है। वैदिक सभ्यता में वैदिक सभ्यता किन लोगों ने बसाई थी? ऑप्शन ए है हड़प्पा के लोगों ने, सिंधु के लोगों ने, आर्यों ने। तो हमारा आंसर है आर्यों ने। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। ये मैंने इनका टाइम पीरियड भी डिस्कस किया था। पूर्व वैदिक काल को क्या कहते हैं? तो पूर्व वैदिक काल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हड़प्पा काल, ऑप्शन बी है सिंधु काल, ऑप्शन सी है ए या बी दोनों, और ऑप्शन डी है ऋग्वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसी काल में किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई थी। वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या है 4। वेदांगों की संख्या कितनी है? हमने डिस्कस की थी, 6 वेदांग हैं। उपनिषद 108 हैं, पुराण 18 हैं। संस्कार कितने होते हैं? हमारे 16 संस्कार होते हैं। ये वैदिक सभ्यता की देन है। जो 16 संस्कार आज तक प्रचलित है, वो वैदिक सभ्यता की देन है। धीरे धीरे वैदिक सभ्यता का विकास कैसे हुआ और ये धीरे धीरे कम कैसे होती चली गई, फिर कम होने के बाद मतलब पतन की ओर अग्रसित होने लगी। फिर क्या हुआ? फिर सुधार आंदोलन चलाए गए, और तब सुधार आंदोलनों से लेकर सनातन धर्म के विकास के साथ साथ ये सभ्यता आज तक जीवित है। आज तक हम इस सभ्यता की पालना करते हैं। जैसे 16 संस्कारों की व्यवस्था है, वो वैदिक सभ्यता की देन है, और वो 16 संस्कार हम आज भी प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति के 16 संस्कार किए जाते हैं। वो 16 संस्कार अलग अलग होते हैं, जैसे जन्म के समय अलग, और लास्ट में अंतिम संस्कार मरण के समय होता है। बीच में वो अपने पढ़ाई करने के लिए जाता है, गुरुकुल में जाता है, किशोरावस्था में उसका अलग संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार अलग होता है, जन्म पर अलग संस्कार किए जाते हैं। उसके ऐसे कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। तो ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल में जो अथर्व वेद है, सोम वेद है, और यजुर्वेद है, सामवेद है, उनकी रचना हुई थी। वैदिक सभ्यता का समय मैंने बताया 1500 से 600 ईस्वी पूर्व है। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक है। 1000 से कहाँ तक है? 600 ईस्वी पूर्व तक है। मैं जितना आसान बनाया जा रहा है वैसा बना रही हूँ, इसको ध्यान से पढ़िए। वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो हरियाणा को कहा जाता है। क्वेश्चन रह गया था, वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को कहा जाता है। मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मवर्त कहा जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया है, सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया है। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे ज्यादा बार वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णन सिंधु नदी का किया है, और वैदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। और ऋग्वेद में किसको नदी को पवित्र माना जाता था? ऋग्वेद में वर्णन सिंधु नदी का है 250 बार, सरस्वती नदी का 200 बार वर्णन है, और पवित्र नदी 200 बार जिसका वर्णन है सरस्वती, वो नदी थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता? तो ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? गाय था। आर्यों का प्रिय देवता इंद्र था। ऋग्वेद का दूसरा देवता अग्नि था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। वनस्पति का देवता सोम था। वनस्पति का देवता कौन था? वनस्पति का देवता सोम देवता थे वनस्पति के देवता। महाकाव्य 2 है, रामायण और महाभारत की रचना भी वैदिक सभ्यता के काल में ही हुई है। रामायण और महाभारत। वैदिक काल में विवाह के प्रकार कितने थे? वैदिक काल में वैदिक सभ्यता में 8 प्रकार के विवाह किए जाते थे। 8 प्रकार के विवाह।
वैदिक काल में कितने विवाह किए जाते थे? 8 प्रकार के विवाह किए जाते थे। गेहूँ को गोधूमा कहा जाता था और मूल्य की इकाई निष्क कही जाती थी, ये हमने पढ़ लिया है। कर बलि को कहा जाता था। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल से लिया गया है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस मंडल में है? जो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था, इसमें ऋग्वेद में इसका वर्णन है 10वें मंडल में। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है ऋग्वेद में। याद रखें, ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। दशराज युद्ध 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। रजहरियाणी ऋग्वेद में कहा जाता है और इसका वर्णन कौन से मंडल में है? रजहरियाणी 8वें मंडल में है। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? हल को शिरा और हल रेखा को शीता कहा जाता था। शिरा और शीता, जो हल से जो रेखा बनाई जाती थी उसको सीता और जो हल है उसको शिरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिरा कहा जाता था। दशराज युद्ध किसने जीता था? तो दशराज युद्ध सुदाश ने जीता था। हमने वैदिक सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया है, उनके रहन सहन के बारे में पढ़ा है, जो मेन पॉइंट्स है, जो करेक्ट थे वो हमने पढ़े हैं। तो ये थी आज ऐतिहासिक काल के बारे में क्लास और ऐतिहासिक काल की क्लास हमने ली है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, जो क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट वो मैंने लास्ट में पढ़े हैं, आपके सामने डिस्कस किए हैं। पहले मैंने ये वैदिक सभ्यता क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।